हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम सुखदेव चौधरी, फिजिक्स फैकल्टी टीम सीएलसी। स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 52 अपना स्टार्ट होने जा रहा है, जिसके अंदर अपन एक टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है रोटेशनल मोशन। हिंदी में इसको अपन बोलते हैं घूर्णन गति की। तो अब तक अपन ने 1D पढ़ा था। देखो ध्यान से, जो 1D अपन ने पढ़ा था उस 1D को अपन बोलते हैं स्थानांतरण गति यानी ट्रांसलेटरी मोशन। और अब यहाँ पे अपन डिस्कस करने वाले हैं घूर्णन गति यानी रोटेशनल मोशन की बात अपन करने वाले हैं। ठीक है ना। तो चलो बच्चों, सबसे पहले अपन देखते हैं कि स्थानांतरण गति क्या होती है, घूर्णन गति क्या होती है। ये सारी चीजें अपन डिस्कस करते हैं। और एक दर्द पिंड के बारे में अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे, रिजिड बॉडी के बारे में। तो रिजिड बॉडी क्या होती है ये भी मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि इसकी दर्द पिंड की। एक दर्द पिंड क्या होता है। दर्द पिंड, इसको अपन इंग्लिश में बोल सकते हैं रिजिड बॉडी। तो ध्यान से देखना, देखो क्या होता है। देखो, दर्द पिंड एक ऐसा पिंड होता है जिस पर यदि अपन कोई भी एक ऑर्डिनरी फोर्स अप्लाई करते हैं, कोई भी एक सामान्य बल लगाते हैं, तो इस स्थिति में इसके अंदर किसी प्रकार का विरूपण उत्पन्न नहीं होता है। तो विरूपण उत्पन्न नहीं होता, इसका मतलब कोई भी दो पार्टिकल्स है, उन दोनों पार्टिकल्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो न तो घटती है और नई डिस्टेंस बढ़ती है। तो अपन बोल दे सकते हैं किसी भी सामान्य बल द्वारा विरूपण उत्पन्न नहीं होता है। और कोई भी दो कणों के मध्य की दूरी अपरिवर्तित रहती है। तो सामान्य बल के द्वारा विरूपण उत्पन्न नहीं होता है और कोई भी दो कणों के मध्य की जो दूरी है वो अपरिवर्तित रहती है। कैसे, ध्यान से देखना। तो ऐसे समझ सकते हैं अपन कि जैसे मान के चलिए ये अपने पास कोई भी एक वस्तु है, कोई भी अपने पास में एक पिंड है, और इस पिंड के अंदर मान के चलिए आपके पास दो पार्टिकल्स हैं। एक तो आपके पास ये पार्टिकल हो गया ए, और एक अपन बात करते हैं इस प्रकार से ये कोई पार्टिकल हो गया बी। अभी पार्टिकल ए और बी के बीच की जो डिस्टेंस है मान के चलिए कुछ है, कितनी है, आर है। अब यदि मैंने इस प्रकार से यू फोर्स लगाया और फोर्स लगाने से ए और बी के बीच की डिस्टेंस है वो अगर कम हो गई, या मैंने इस प्रकार से यू फोर्स लगाया, ऐसे फोर्स लगाने से अगर ए और बी के बीच की डिस्टेंस वो बढ़ गई, तो इस स्थिति में इसको अपन रिजिड बॉडी यानी दर्द पिंड है वो नहीं बोलेंगे। तो ध्यान से देखना, देखो यदि बल लगाने से भी, जैसे मान के चलिए मैंने इस प्रकार से यू इस पे फोर्स अप्लाई कर दिया, ये मैंने फोर्स अप्लाई कर दिया एफ, और इस प्रकार से यू भी मैंने कोई फोर्स अप्लाई कर दिया एफ, फोर्स अप्लाई कर दिया, तो यहाँ पर फोर्स अप्लाई करने से ए और बी के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं, रिजिड बॉडी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, रिजिड बॉडी। अब ध्यान से देखना, तो ए और बी के बीच में जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट रहने का की शर्त क्या है, इसकी कंडीशन क्या है। इसकी कंडीशन ये है कि ये आपके पास ए बी हो गया। मान के चलिएगा ये जो ए है ना वो इस प्रकार से इधर की तरफ गति करता है, और इसका वेग है वो कितना देगा आपके पास में वी है, और यहाँ पर ये वाला जो एंगल है इसको अपन क्या बोल सकते हैं, थीटा 1 बोल सकते हैं। और इसी प्रकार से मान के चलिएगा ये आपके पास में जो पार्टिकल है वो इस प्रकार से इधर की तरफ गति करता है, किस वेग से, वी बी वेग से, और यहाँ पर ये वाला जो एंगल है इसको अपन क्या बोल सकते हैं, थीटा 2 बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, थीटा 2। ठीक है ना। तो यहाँ पे ए और बी के बीच की डिस्टेंस है वो परिवर्तित नहीं होती। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो ए है ना, इस एक की वेलोसिटी का इधर की तरफ जो घटक है और बी की वेलोसिटी का इधर की तरफ जो घटक है, सॉरी इसका मैंने डायरेक्शन थोड़ी सी सही नहीं बनाई है, डायरेक्शन अपन रीसेट कर देते हैं इसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको इधर की तरफ नहीं चलाना था अपने को, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अभी आप ये यूं हो गया, मान के चलिएगा इस प्रकार से ये यूं चलता है इधर की तरफ, किस वेलोसिटी से, वी बी से, और यहाँ पर ये वाला जो एंगल है इसको अपन क्या बोल सकते हैं, थीटा 2 बोल सकते हैं। अब सुना ध्यान से देखना, देखो यहाँ पर ए की वेलोसिटी का कंपोनेंट ए बी के अनुदिश, ये क्या देगा आपके पास में, वी ए cos थीटा 1, और बी की वेलोसिटी का कंपोनेंट ए बी के अनुदिश, ये क्या देगा आपके पास में, वी बी cos थीटा 2 देगा। यानी वी ए की वेलोसिटी का पैरेलल कंपोनेंट और वी बी का भी पैरेलल कंपोनेंट वो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। यानी मैं ये कह सकता हूं कि ए है ना वो बी की तरफ जिस वेग से आ रहा है, बी उसी वेग से दूर की तरफ जा रहा है, और इन दोनों को मिलाने वाली जो रेखा है इसके अनुदिश यदि दोनों का वेग है वो समान होगा, तो इस स्थिति में इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो न परिवर्तित नहीं होगी, यानी इनके बीच में किसी प्रकार की सापेक्ष गति यहाँ पे नहीं होगी ए बी लाइन के अनुदिश। ठीक है ना। तो ये तो आपके पास एक रिजिड बॉडी है, उसकी शर्त होगी। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ स्थानांतरण गति क्या होती है, शुद्ध स्थानांतरण गति। शुद्ध स्थानांतरण गति, इसको अपन बोल सकते हैं प्योर ट्रांसलेटरी मोशन। ध्यान से देखना, देखो जैसे मान के चलिए आपके पास कोई भी पिंड है, और इस पिंड के अंदर कई सारे पार्टिकल्स हैं आपके पास में, इस प्रकार से यूं, ये पार्टिकल, ये पार्टिकल, ये पार्टिकल, इसको अपन ए बोलेंगे, इसको अपन बी बोलेंगे, इसको अपन सी बोलेंगे। अब ध्यान से देखना, देखो ए का वेग इधर की तरफ, बी का वेग भी इस प्रकार से इधर की तरफ, और सी का वेग भी इस प्रकार से इधर की तरफ है। ठीक है ना। थोड़ी देर बाद में ये जो पिंड है ना ये इस प्रकार से यहाँ से कहाँ पर पहुँच जाता है, यहाँ पर पहुँच जाता है, यहाँ पर पहुँच जाता है। तो ये जो ए है ना वो तो पहुँच जाता है इस प्रकार से यहाँ पे,
बी पहुंच जाता है यहाँ पे और सी पहुंच जाता है यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे ए यहाँ से चल करके यहाँ पे आया, बी यहाँ से चल करके यहाँ पे आया और सी यहाँ से चल करके यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे ए का विस्थापन, बी का विस्थापन और सी का विस्थापन बराबर है। तो अपन बोल सकते हैं कि एस ए बराबर एस बी बराबर क्या देगा आपके पास एस, तीनों का विस्थापन बराबर होगा। अगर अवकलन कर देंगे तो वी ए वी बी और वी सी भी बराबर हो जाएगा और ए बी और यहाँ पे जो ए सी है वो भी क्या देगा आपके पास में बराबर हो जाएगा। तो ध्यान से देखना, तो शुद्ध स्थानांतरण गति ऐसी गति होती है जिसके अंदर किसी भी पिंड के सारे जो पार्टिकल्स होते हैं सभी का रेखीय वेग, रेखीय त्वरण और रेखीय विस्थापन क्या होता है, समान होता है, ठीक है ना। तो किसी भी पिंड की ऐसी गति जिसमें उसके सभी कणों का विस्थापन, वेग और त्वरण क्या होता है, समान होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, शुद्ध स्थानांतरण गति, ठीक है ना। इसके बाद अपन बात करते हैं नेक्स्ट शुद्ध घूर्णन गति यानी प्योर रोटेशनल मोशन। जैसे मान के चलिए आपके पास कोई भी एक पिंड है, ये कोई भी एक पिंड हो गया, कैसा भी है ये, चक्ति के आकार का हो सकता है, गोले के आकार का हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। अब इसको यहाँ से मैंने क्या कर दिया, इस प्रकार से फिक्स कर दिया, यानी पाइवोट कर दिया, हिंज कर दिया मैंने इसको। हिंज करने का मतलब होता है कि यहाँ से मैंने इसको फिक्स कर दिया कील ठोक करके। अब ऑब्वियसली ये जो पिंड है कि इधर उधर दाएं बाएं गति तो कर नहीं सकता, मैं ये कह रहा हूँ कि ये किसी भी प्रकार की स्थानांतरण गति करने के लिए प्रतिबंधित है। अब ध्यान से देखना, देखो जैसे मैं इस पर क्या करता हूँ, इस प्रकार से फोर्स लगा, स्पर्श की दिशा में फोर्स लगाता हूँ, तो वैसे ये क्या करता है, इस प्रकार से घूमने लग जाता है, ठीक है ना। अब घूमने लग जाता है तो जैसे मान के चलिएगा ये तो आपके पास पॉइंट हो जाएगा ए और इसी प्रकार से ये आपके पास पॉइंट हो जाएगा मान के चलिएगा बी, ठीक है ना। ये इस प्रकार से ये रोटेशन कर रहे हैं, तो ये आपके पास ए होगा, ये आपके पास बी हो गया। अब यदि अपन यहाँ पर बात करते हैं ए की, तो ए है वो भी क्या करता है, वर्ताकार पथ पर गति करता है। तो इस प्रकार से ए का जो सर्कल है वो इस प्रकार से यू बन जाएगा, और इसी प्रकार से बी का जो सर्कल है वो बी का सर्कल इस प्रकार से यू बन जाएगा। तो जितने समय में ए अपना एक चक्कर पूरा करता है उतने समय में बी भी अपना एक चक्कर पूरा कर लेता है। बट ध्यान से देखना, तो ए के द्वारा तय की दूरी क्या है कम और बी के द्वारा तय की दूरी क्या है ज्यादा, ठीक है ना। तो यहाँ पे सभी कणों के द्वारा तय की दूरी वो समान नहीं होती है, तो सबका वेग भी समान नहीं होगा, सबका त्वरण वो भी समान नहीं होगा। समझ में आ गई बात है ये चीज। तो अपन क्या लिख सकते हैं ध्यान से, जैसे मान के चलिएगा ए है, इसकी त्रिज्या कितनी रहेगी आपके पास आर ए, और जो बी है इस बी की त्रिज्या कितनी रहेगी आपके पास आर बी हो जाएगी। तो यहाँ पे अपन ऐसे लिख सकते हैं कि थीटा ए, थीटा बी, थीटा सी, ओमेगा ए, ओमेगा बी और ओमेगा सी, एल्फा ए, एल्फा बी और एल्फा सी, ये तो बराबर होते हैं। पर ध्यान से देखना, देखो अपन जानते हैं कि कोण बराबर क्या होता है आपके पास है, चाप इंटू त्रिज्या, और v बराबर क्या होता है आपके पास में बताऊं, ओमेगा इंटू आर। भाई कोण बराबर क्या होता है, चाप बटा त्रिज्या, एस बराबर कितना देगा आपके पास है, थीटा इंटू आर। v बराबर क्या होता है, ओमेगा इंटू आर, और इसके बाद ए बराबर क्या होता है आपके पास, एल्फा इंटू आर। अब यहाँ पर सबके लिए थीटा, ओमेगा और एल्फा ये तो क्या भी कांस्टेंट है, तो एस भी आर के समानुपाती होगा। तो बी के लिए आर ज्यादा, तो ऑब्वियसली एस भी बी के लिए ज्यादा हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं कि एस बी ग्रेटर देन क्या देगा आपके पास एस, इसी प्रकार से वी बी ग्रेटर देन क्या देगा आपके पास में वी ए, और इसी प्रकार से ए बी भी ग्रेटर देन क्या देगा आपके पास में ए हो जाएगा। समझ में आ गई बात है ये चीज। ये बातें वैसे सर्कुलर मोशन के अंदर अपन अच्छे से डिस्कस कर रखी है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपकी सारी चीजें समझ में आ गई होगी। तो देखो बेटा, यहाँ पे आपने समझा कि दृढ़ पिंड क्या होता है, ठीक है ना। ऐसी बॉडी, ऐसा पिंड जो सामान्य बल के द्वारा विरूपित नहीं हो सकता, और कोई भी दो कोणों के मध्य की दूरी परिवर्तित नहीं होती है। फिर शुद्ध स्थानांतरण गति क्या होती है और शुद्ध घूर्णन गति क्या होती है, ये चीजें मैंने आपको बताई है, तो इन चीजों को अच्छे से आप नोट करें। इसके बाद में बच्चों बहुत सारी चीजें आपने सर्कुलर मोशन के अंदर गति क्या होती है और शुद्ध घूर्णन गति क्या होती है, ये चीजें मैंने आपको बताई है, तो इन चीजों को अच्छे से आप नोट करें। इसके बाद में बच्चों बहुत सारी चीजें आपने सर्कुलर मोशन के अंदर भी डिस्कस की थी। कौन कौन सी बातें थी, ध्यान से देखना। देखो सर्कुलर मोशन में आपने डिस्कस किया था कोणीय विस्थापन, थीटा आप बहुत अच्छे से जानते हैं। इसके बाद में कोणीय वेग, ओमेगा और कोणीय त्वरण एल्फा, ये सारी चीजें आप जानते हैं।
इसके बाद में गति की समीकरण भी मैंने आपको पढ़ाई थी। ओमेगा बराबर क्या होता है आपके पास, ओमेगा नॉट प्लस क्या होता है एल्फा इंटू टी। इसके बाद में थीटा बराबर कितना होता है, ओमेगा नॉट टी प्लस 1/2 एल्फा टी स्क्वायर। और फिर ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या होता है, ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 एल्फा इंटू थीटा। और एक होता है आपके पास थीटा nth बराबर ओमेगा नॉट प्लस एल्फा बाई 2 इंटू 2n-1। तो गति की पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी, ये चारों समीकरण मैंने आपको पढ़ा की है। इनके अंदर ध्यान से देखना, देखो जो एल्फा है वो क्या लेके चलना, आपको कांस्टेंट लेके चलना है। इसी प्रकार से ध्यान से देखना, देखो मैंने आपको ये भी बताया था कि ओमेगा बराबर कितना होता है, ओमेगा बराबर ये होता है आपके पास डी थीटा अपॉन डी टी। तो यहां से आपके पास है डी थीटा बराबर ओमेगा इंटू डी टी। और यदि इसका T1 से लेकर T2 तक आप इंटीग्रेशन कर दोगे तो डी थीटा से आपके पास क्या देगा, डेल्टा थीटा देगा। और इसी प्रकार से ध्यान से देखना, देखो यहीं पे लिख देता हूं मैं, चलो यहां लिख देता हूं। एल्फा बराबर कितना होता है आपके पास डी ओमेगा अपॉन क्या होता है आपके पास डी टी। और यहां से आपके पास डी ओमेगा बराबर एल्फा डी टी, दोनों तरफ से इंटीग्रेशन कर देंगे T1 से लेकर T2 तक। इसका अगर आप इंटीग्रेशन कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा डेल्टा ओमेगा। और इसी प्रकार से एल्फा बराबर कितना होता है आपके पास है ओमेगा डी ओमेगा अपॉन क्या होता है आपके पास है डी थीटा। तो यहां से आप लिख सकते हैं, ध्यान से देखना, देखो ओमेगा डी ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा आपके पास एल्फा डी थीटा, इंटीग्रेशन कर देंगे। यहां से आपके पास है थीटा 1 थीटा 2, ये ओमेगा 1 और ये आपके पास है ओमेगा 2। इसको अपन क्या बोलते हैं, चेन रूल बोलते हैं। अब ये जो बातें मैं फर्स्ट टाइम आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये बातें अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं अभी, ठीक है ना। सर्कुलर मोशन के अंदर ये सारी बातें अपने सामने आ चुकी थी। ओके चलो, इसके बाद नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं ध्यान से। नेक्स्ट अपना है रेखीय गति व घूर्णन गति में तुलना। तो रेखीय गति और घूर्णन गति की अपन यहां पे तुलना करने वाले हैं अभी। रेखीय गति और घूर्णन गति में तुलना। तो सबसे पहले यहां पे अपन लिखते हैं सीरियल नंबर, और फिर यहां पे अपन लिखते हैं रेखीय गति, और फिर यहां पे अपन लिखते हैं घूर्णन गति। घूर्णन गति, ये इस प्रकार से अपन टेबल है वो टेबल कंप्लीट कर देते हैं। अब ध्यान से देखना, देखो रेखीय गति के अंदर अपन क्या डिस्कस करते हैं, विस्थापन। तो घूर्णन गति में क्या जाता है, कोणीय विस्थापन। तो यहां पर तो आपके पास आ जाता है विस्थापन, इसको अपन बोल देते हैं एस, और यहां पर आपके पास आ जाता है कोणीय विस्थापन थीटा। और इनके बीच में संबंध भी होता है, क्या संबंध होता है बताओ, बाद में बता दूंगा, ठीक है ना। इसके बाद दूसरे नंबर पर अपन देखते हैं, चलो संबंध अपन एक साथ ही देख लेते हैं ना। क्या होता है ध्यान से देखना, देखो एस बराबर क्या होता है आपके पास है थीटा इंटू आर, ये मैंने आपको पहले बता दिया है। चाप बराबर क्या होता है कोण इंटू थीटा। इसके बाद देखते हैं अपन सेकंड, यहां पर होता है आपके पास है वेग, यानी रेखीय वेग बोल दो चाहिए, रेखीय वेग। यहां पर क्या होता है आपके पास है कोणीय वेग। कोणीय वेग को अपन लिख सकते हैं किससे, ओमेगा से। अब ध्यान से देखना, तो यहां पर आपके पास वी बराबर क्या होता है, वी बराबर ds अपॉन dt। यहां पर आपके पास ओमेगा बराबर क्या होता है, ये आपके पास होता है डी थीटा अपॉन dt। एक और रिलेशन बनता है यहां पे, कौन सा रिलेशन, एक और होता है आपके पास है v बराबर क्या होता है आपके पास ओमेगा इंटू आर भी होता है। इसके बाद टेबल को अपन इधर की तरफ बढ़ाते हैं, तो यहां पर वही आपके पास है सीरियल नंबर आ जाएगा, है ना। और सीरियल नंबर के बाद में यहां पे अपन पढ़ते हैं रेखीय गति और यहां पर अपन देखते हैं किसको, घूर्णन गति को। अब रेखीय वेग, इसके बाद में क्या होता है अभी थर्ड, रेखीय त्वरण। ए, और ए बता आपके पास है कोणीय त्वरण एल्फा, और ए बराबर क्या होता है आपके पास एल्फा इंटू आर। और फोर्थ तो रेखीय त्वरण, इसके बाद में अगला अपन पढ़ते हैं क्या अभी,
रेखीय गति में अपन पढ़ते हैं द्रव्यमान, और द्रव्यमान क्या होता है? एक प्रकार का जड़त्व होता है। क्या होता है? जड़त्व। तो यहां पर अपन देखते हैं किसको? द्रव्यमान को। और यहां पर क्या होता है आपके पास है? जड़त्व आघूर्ण। यहां पर क्या होता है? जड़त्व आघूर्ण, और जड़त्व आघूर्ण को अपन लिखते हैं आई से। इसके बाद में 5 यहां पर होता है रेखीय संवेग। P बराबर क्या होता है आपके पास? m इंटू वी। और यहां पर होता है आपके पास कोणीय संवेग। अब ध्यान से देखिए, देखो P बराबर क्या होता है? m इंटू वी। तो m की जगह तो क्या जाएगा? I, और v की जगह क्या जाएगा? ओमेगा। तो यहां पर इसको आप लिख सकते हैं क्या भाई? L बराबर क्या होता है? I इंटू ओमेगा। इसके बाद 6 यहां पर क्या होता है भाई? बल। और यहां पर क्या होता है भाई? बलागुण होता है। बल को अपन क्या लिख सकते हैं? F बराबर क्या होता है? m इंटू ए। तो यहां पे m की जगह तो क्या देगा? I, a की जगह क्या देगा आपके पास? एल्फा। तो बलागुण क्या होता है आपके पास? टो बराबर I इंटू एल्फा। इसके बाद में 7वां देखो ध्यान से, रेखीय संवेग हो गया, बल हो गया, रेखीय संवेग, कोणीय संवेग, बल हो गया, बलागुण हो गया। अब यहां पर अगर अपन बात करते हैं किसकी? शक्ति की। तो यहां पे शक्ति P बराबर क्या था आपके पास में? ध्यान से देखना, देखो F डॉट V। और यहां पर जो शक्ति होती है P बराबर क्या होता है आपके पास? F की जगह क्या देगा? टो, और V की जगह क्या देगा आपके पास में? ओमेगा। ठीक है ना, ये चीज हो गई। और इसके बाद में 8वां, यहां पर गतिज ऊर्जा, जिसको अपन बोलते हैं ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी, ये होती है आपके पास 1/2 mv²। और यहां पर होती है आपके पास में गतिज ऊर्जा यानी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, गुणन गतिज ऊर्जा 1/2 का 1/2। m की जगह यहां पर क्या देगा भाई? I, और v² की जगह क्या देगा आपके पास है? ओमेगा²। ये आपके पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है ना। अब रेखीय गति के अंदर पहली समीकरण होती है v बराबर u प्लस at, और वहां पे क्या होती है? ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट प्लस एल्फा टी। इधर होती है s बराबर ut प्लस हाफ at², और उधर की तरफ होती है आपके पास थीटा बराबर ओमेगा नॉट टी प्लस 1/2 इंटू एल्फा टी²। इधर की तरफ होती है v² बराबर u² प्लस 2s, और उधर की तरफ क्या होती है आपके पास? ओमेगा² बराबर ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 एल्फा इंटू थीटा। इधर की तरफ होती है s n बराबर u प्लस a/2 इंटू 2n माइनस 1, और उधर की तरफ क्या होती है? थीटा n इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस एल्फा बाई 2 इंटू 2n माइनस 1 होती है। ठीक है ना। और देखो ध्यान से, ये सारी चीजें मैंने आपके लिए यहाँ पे लिख रखी है। तो देखो ध्यान से, कुछ बातें अपन ने सर्कुलर मोशन के अंदर पढ़ ली थी, वो बातें मैंने आपको हल्की सी बता दी है। ठीक है ना। आपने नोट्स या शॉर्ट नोट्स कुछ भी बना रखे होंगे, उनको एक बार पढ़ लेना, काम आएंगे आपकी। और फिर उसके बाद रेखीय गति और गुणन गति के अंदर ये जो कंपेरिजन है, इस कंपेरिजन को आप अच्छे से देख लें भाई। ठीक है भाई। तो चलिए बच्चों, इसके बाद अपन देखते हैं 3 क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 20 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक पहिया विरामावस्था से 20 सेकंड के लिए कोणीय त्वरण 4 पाई रेडियन पर सेकंड स्क्वायर से त्वरित होता है। तो पहिया का कोणीय वेग में कोणीय विस्थापन क्या हो जाएगा? अब ध्यान से देखना, देखो पहिया आपको दे रखा, पहिया की रेडियस आपको दे रखी है। तो रेडियस कितनी दे रखी है आपको? 20 सेंटीमीटर। ये तो आपके पास आर हो गया। ठीक है ना। इसके बाद में 20 सेकंड यानी ये आपके पास टी हो गया। 4 पाई रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, तो ये आपके पास क्या देगा? एल्फा हो जाएगा। तो पहिया का कोणीय वेग ज्ञात करना है। तो अपन जानते हैं कि ओमेगा बराबर क्या होता है आपके पास? ओमेगा नॉट प्लस क्या होता है? एल्फा टी। तो विरामावस्था से तो ओमेगा नॉट कितना देगा आपके पास? 0। और एल्फा कितना देगा आपके पास? ध्यान से देखना, देखो 4 पाई। ठीक है ना। और इसके बाद टी कितना देगा आपके पास? 20। तो बराबर कितना देगा आपके पास? 80 पाई रेडियन पर सेकेंड। और कोणीय विस्थापन पूछा जा रहा है, तो थीटा बराबर कितना था? ओमेगा नॉट टी। ओमेगा नॉट कितना देगा? 0, 1/2 एल्फा टी²। एल्फा कितना देगा आपके पास? बताओ 4 पाई इंटू टी²। 20 का स्क्वायर कितना देगा आपके पास है? 400। अब ध्यान से देखना, देखो 400 में 2 का भाग लगा देंगे 200, और 200 इंटू 4 पाई, ये आपके पास कितना देगा? 800 पाई। ये आपके पास रेडियन हो गया। और मैंने आपको बताया था कि थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं? 2 पाई एन लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 2 पाई एन। तो यहां से अपन एन की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, कितने चक्कर इसने काट दिए। तो यहां से आपके पास एन बराबर कितना देगा? 400 चक्कर। 400 चक्कर काट लिए 20। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं 240 पाई रेडियन पर सेकंड कोणीय वेग से घूम रहे एक पहिए को 20 सेकंड में रोकना है। तो ध्यान से देखना, तो ये तो आपके पास प्रारंभिक कोणीय वेग हो गया। तो इसको तो अपन क्या बोलेंगे? ओमेगा नॉट। अब पहिए को रोकना है, रोकना है मतलब फाइनल एंगुलर वेलोसिटी यानी अंतिम कोणीय वेग कितना देगा आपके पास है? 0। तो ओमेगा आपके पास है 0 हो गया। और टी कितना देगा आपके पास है? 20 सेकंड। तो एक तो आपको क्या ज्ञात करना है? इसका कोणीय त्वरण ज्ञात करना है, एल्फा। तो अपन जानते हैं कि ओमेगा बराबर क्या था आपके पास? ओमेगा नॉट प्लस क्या था आपके पास? एल्फा इंटू टी। तो यहाँ पर ओमेगा कितना देगा आपके पास है? 0 बराबर ओमेगा नॉट कितना देगा आपके पास है? तो 240 पाई, और इसके बाद माइनस का एल्फा टी। तो एल्फा टी कितना देगा आपके पास है? 20 एल्फा। तो इसको अपन बोलेंगे 0 बराबर 240 पाई माइनस क्या देगा आपके पास है? 20। तो मंदन हो रहा है ना, तो कितना देगा आपके पास है भाई? अपने को पता है कि मंदन हो रहा है, तो एल्फा आपने को याद करना है। माइनस का टी कितना देगा? 20 एल्फा।
तो यहाँ से आपके पास 20 एल्फा बराबर कितना देगा 240 पाई। तो यहाँ से आपके पास एल्फा बराबर 240 को अपन 20 से भाग देंगे तो कितना देगा आपके पास है 12 पाई। एल्फा देगा आपके पास 12 पाई रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। और बताओ ये त्वरण की मंदन है, ये मंदन है, और इससे रोकने से रुकने से पूरे इसके द्वारा काटे के चक्रों की संख्या यानी अपन थीटा से क्या करते हैं, थीटा बराबर कितना था ओमेगा नोट टी, और इसके बाद प्लस कितना था 1/2 एल्फा टी स्क्वायर। अब ओमेगा नोट कितना देगा आपके पास, बताओ 240 पाई, और टाइम कितना देगा आपके पास है 20, 1/2 यहां पे आपके पास एल्फा बराबर कितना देगा, एल्फा बराबर माइनस का 12 पाई, और टाइम कितना देगा आपको भाई 20 सेकेंड, 20 का स्क्वायर कितना देगा आपके पास है 400, ये 400 हो गया। तो यहां से आपके पास है थीटा बराबर, करो सोल्व करो, 240 इंटू कितना देगा 20, तो कितना देगा आपके पास 4800 पाई, माइनस कितना देगा 12/2 कितना देगा आपके पास 6 इंटू 4 कितना देगा आपके पास है 2400 पाई, बराबर कितना देगा आपके पास है 2400 पाई। थीटा को हम लिख सकते हैं 2 पाई इंटू एन। तो यहां से आपके पास एन बराबर कितना देगा भाई 1200 चक्कर। तो रुकने से पहले एक पहिया कितने चक्कर काट लेगा भाई 1200 चक्कर काट लेगा, ठीक है ना। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। से आपके पास है एक पहिया है, पहिया ए, और एक आपके पास है पहिया बी है। ए की रेडियस कितनी देर की 20 सेंटीमीटर और बी की रेडियस कितनी देर की 40 सेंटीमीटर। अब पहिए को ए को 4 पाई रेडियन पर सेकंड स्क्वायर से त्वरित किया जाता है, तो पहिए बी को 100 चक्कर पूर्ण करने में कितना समय लगेगा। तो अपन लिख सकते हैं, ध्यान से देखना, देखो जैसे ये आपके पास पॉइंट हो जाएगा ए और ये आपके पास पॉइंट हो जाएगा बी। अब ऑब्वियसली ये वाली जो रस्सी है, ये रस्सी तो खींची हुई रहेगी, तो ये इस प्रकार से पॉइंट ए इधर की तरफ जिस वेग से गति करेगा, पॉइंट बी है वो भी ऑब्वियसली इधर की तरफ इस वेग से गति करेगा। तो यहाँ पे ए और बी इन दोनों का वेग बराबर होना चाहिए, अदरवाइज आपकी जो रस्सी है वो या तो टूट जाएगी और या ढीली पड़ जाएगी। तो रस्सी तनी हुई तभी रह सकती है कांस्टेंट मोशन की अपन बात करें, बंधित गति की, तो पॉइंट ए और बी की वेलोसिटी बराबर होनी चाहिए। तो अपन लिख सकते हैं कि वी ए बराबर क्या देगा आपके पास वी बी। तो यहाँ से अपन ऐसे लिख सकते हैं कि ए बराबर क्या देगा आपके पास ए बी। अपन जानते हैं ए बराबर क्या होता है आपके पास एल्फा इंटू आर, तो एल्फा ए आर ए एल्फा बी आर बी। एल्फा ए बराबर कितना देगा आपके पास 4 पाई, आर ए कितना देगा आपके पास 20। इसी प्रकार से एल्फा बी ये आपको कैलकुलेट करना है, और आर बी कितना देगा आपके पास 40। तो यहाँ से आपके पास एल्फा बी बराबर कितना देगा अभी, ये 2 आ गया तो 2 पाई आ जाएगा, कितना देगा आपके पास 2 पाई। ये आपने एल्फा बी निकाल दिया। यानी यहां से अपन ने जो ए है इसका कोणीय त्वरण दीर्घाकार, अपने बी का कोणीय त्वरण ज्ञात कर लिया है। ओके, अब आपको बोला जा रहा है भैया बी को 100 चक्कर पूरे करने हैं, 100 चक्कर पूरे करने में कितना समय लगेगा। तो टाइम अपन निकालने वाले, तो टाइम कैसे निकाल सकते हैं अभी, यहां से आपके पास है थीटा, अपन जानते हैं थीटा बराबर कितना था ओमेगा नोट, ओमेगा नोट कितना देगा 0, 1/2 एल्फा इंटू क्या देगा आपके पास टी स्क्वायर, और थीटा बराबर कितना होता है आपके पास 2 पाई इंटू एन होता है। तो एन की वैल्यू कितनी देगी 100, तो 200 पाई, तो थीटा को लिख देंगे अपन 200 पाई बराबर 1/2 एल्फा कितना देगा आपके पास 2 पाई, ठीक है ना, इंटू क्या देगा आपके पास टी स्क्वायर। तो यहाँ पे 2 से गया 2, पाई से गया पाई, तो टी स्क्वायर बराबर कितना देगा आपके पास 200 देगा, कितना देगा 200, ठीक है ना। और 200 को अपन क्या लिख सकते हैं अभी, टी स्क्वायर बराबर कितना देगा 200, तो टी बराबर 200 का अपन क्या लिख देंगे अभी 100 इंटू 2, तो 10√2 सेकेंड, ठीक है ना। तो बहुत ही आसानी से अपन इन तीनों क्वेश्चंस को सोल्व कर लिया है। तो इन तीनों क्वेश्चंस को आप अच्छे से समझें, नोट करें इनको आप। तो चलिए बच्चों, इसके बाद अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। एक्चुअली अगर अपन ऐसे बोल सकते हैं कि आपका जो रियल रोटेशनल मोशन है वो यहाँ से स्टार्ट होने जा रहा है अभी, ठीक है ना। तो वास्तव में आपकी जो रोटेशनल मोशन है यानी घूर्णन गति की है वो यहीं से स्टार्ट होने जा रही है। अब तक अपन ने जो भी चीजें पढ़ी वो या तो अपने को मालूम थी और या अपन सर्कुलर मोशन के अंदर डिस्कस कर चुके थे। तो अब अपन एक टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है जड़त्वाघूर्ण। जड़त्वाघूर्ण को अपन इंग्लिश में बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसको अपन लिखते हैं किससे, आई से भी लिखते हैं। तो ध्यान से देखना, देखो क्या होता है जड़त्वाघूर्ण क्या होता है। वास्तव में किसी भी वस्तु की घूर्णन गति का जो जड़त्व है उसी को अपन क्या बोलते हैं, जड़त्वाघूर्ण बोलते हैं।
अब जड़त्व क्या होता है, अभी अपनी यांत्रिक स्थिति में परिवर्तन का विरोध करने का गुण होता है। तो ध्यान से देखना, देखो किसी भी वस्तु का जड़त्व आगुण वास्तव में एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो अपनी घूर्णन स्थिति में परिवर्तन का विरोध करता है। तो अपन लिख सकते हैं घूर्णन गति का जड़त्व। क्या इसको अपन लिख सकते हैं, ध्यान से देखना, घूर्णन स्थिति में परिवर्तन का विरोध करने का गुण। तो वह गुण जिसकी सहायता से कोई भी वस्तु है अपनी घूर्णन स्थिति में परिवर्तन का विरोध करती है। कोई भी वस्तु अगर रुकी हुई तो उसको घुमाने के लिए या घूमती वस्तु को रोकने के लिए अपने को बाहर से बलागुण लगाना पड़ता है। बलागुण लगाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि रुकी वस्तु है वो रुकी हुई रहना चाहती है और घूमती वस्तु है वो नियत कोणीय वेग से घूमती रहना चाहती है। तो रुकी हुई वस्तु को घुमाने के लिए या घूमती वस्तु को रोकने के लिए अपने को एक ही बलागुण आरोपित करना पड़ता है, यानी दोनों वस्तुएं अपनी घूर्णन स्थिति में परिवर्तन का विरोध करती है। और इस प्रॉपर्टी को अपन क्या बोलते हैं, जड़त्व गुण बोलते हैं। ठीक है, तो देखिएगा अब जड़त्व गुण की कैलकुलेशन अपन कैसे करते हैं। सबसे पहले कणों के निकाय का जड़त्व गुण। तो कणों के निकाय का जड़त्व गुण में देखिएगा, ये आपके पास में कोई भी सिस्टम है जिसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। पहले पार्टिकल का द्रव्यमान कितना है m1, दूसरे पार्टिकल का द्रव्यमान कितना देगा m2 और तीसरे पार्टिकल का द्रव्यमान कितना देगा m3 और nवें पार्टिकल का द्रव्यमान कितना देगा आपके पास mn। इसको अपन बोल सकते हैं mn। ये आपके पास हो जाएगी इस प्रकार से गुणनक्ष जिसके सापेक्ष अपन घुमा रहे हैं। अब m1 की गुणनक्ष से जो लंब दूरी है वो कितनी देगी r1 और m2 की गुणनक्ष से जो लंब दूरी है वो क्या देगी आपके पास r2। m3 की गुणनक से जो लंब दूरी है वो आपके पास क्या देगी r3 और mn की गुणनक से जो लंब दूरी है इसको अपन क्या बोल सकते हैं अभी rn बोल सकते हैं। तो पार्टिकल्स के द्रव्यमान आपको दे रखे हैं m1 m2 m3 डॉट 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 mn और इनकी गुणनक से जो लंब दूरी है वो आपको दे रखी है r1 r2 r3 डॉट 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 rn। ठीक है ना। अब यदि आपको जड़त्व को निकालना है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखो I बराबर पहले पार्टिकल के द्रव्यमान को लंबवत दूरी के वर्ग से गुणा कर दो तो m1 r1 स्क्वायर, दूसरे का भी अपन कर देंगे m2 r2 स्क्वायर और तीसरे का भी क्या कर देंगे अपन m3 r3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 nवें का अपन क्या कर देंगे mn rn स्क्वायर। और इसी को अपन क्या बोल सकते हैं, जड़त्व गुण बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, जड़त्व गुण। ये बात होगी। तो यहां से आपके पास I बराबर क्या होता है m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 mn rn स्क्वायर। यानी जितने भी आपके पास पार्टिकल्स सारे के सारे पार्टिकल्स का अगर आपने mr स्क्वायर जोड़ दिया तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, जड़त्व गुण प्राप्त हो जाएगा। ठीक है ना। अब इस पे अपन क्वेश्चन भी कर सकते हैं, वो अपन करेंगे बाद में। इसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जैसे मान के चलिए आपके पास में बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। पहला पार्टिकल है जिसका द्रव्यमान कितना है m1, दूसरे का द्रव्यमान कितना m2 है। ठीक है ना। डॉट 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 nv का द्रव्यमान कितना देगा आपके पास mn, इसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 z1, इसके x2 y2 और ये आपके पास है z2, इसके आपके पास xn yn और zn है। ये आपके पास कोऑर्डिनेट्स हो गए भी। अब बात सुनना भी, अगर आपको I x है उसके सापेक्ष जड़त्व गुण ज्ञात करना है तो मैं लिख देता हूं x के सापेक्ष जड़त्व आगुण। अपने को क्या करना है, x के सापेक्ष जड़त्व गुण ज्ञात करना है। तो क्या करते हैं, देखिए ध्यान से। I x बराबर पहले पार्टिकल का द्रव्यमान कितना देगा आपके पास m1। अब पहले पार्टिकल की ध्यान से देखना तो x से लंब दूरी कितनी देगी, y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर का रूट हो जाएगा। क्या देगा, y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर का रूट हो जाएगा। और यदि इस दूरी का आपने स्क्वायर कर दिया, वर्ग कर दिया तो आपके पास क्या देगा, ध्यान से देखना, देखो y1 स्क्वायर प्लस क्या देगा z1 स्क्वायर। और इसी प्रकार से दूसरे पार्टिकल का क्या देगा आपके पास m2 और ये देगा y2 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 mn, ये आपके पास yn स्क्वायर प्लस zn स्क्वायर हो जाएगा। और y x के सापेक्ष जड़त्व गुण I y बराबर m1। अब यदि y x के सापेक्ष आपको जड़त्व गुण ज्ञात करना है तो पहले पार्टिकल की y x से लंब दूरी कितनी देगी, x स्क्वायर प्लस z स्क्वायर का रूट हो जाएगी और लंब
दूरी का यदि आपने स्क्वायर कर दिया तो एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो जाएगा, रूट हट जाएगा। तो m1 y की बात करें तो x1 स्क्वायर प्लस क्या देगा आपके पास z1 स्क्वायर प्लस m2 x2 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 mn, ये आपके पास xn स्क्वायर प्लस क्या देगा आपके पास है zn स्क्वायर। और इसी प्रकार से ध्यान से देखना, देखो यदि आपको zx के सापेक्ष जड़त्व कोण ज्ञात करना iz, तो zx है पहले पार्ट के लिए लंब दूरी कितनी देगी x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर का रूट, और लंब दूरी का अगर आपने वर्ग कर दिया तो क्या हो जाएगा आपके पास है रूट हट जाएगा। इसको अपन बोलेंगे m1, ये देगा आपके पास में zx है तो x1 स्क्वायर प्लस क्या देगा y1 स्क्वायर, m2 x2 स्क्वायर प्लस क्या देगा y2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 mn xn स्क्वायर प्लस क्या देगा आपके पास है yn स्क्वायर हो जाएगा। ये बात होगी, ठीक है ना। तो ये वाली बात आपको ध्यान में रखनी है। अब देखिएगा ध्यान से देखो, अब ये चीज मैं आपको थोड़ी सी समझा देता हूँ, वैसे तो आपकी समझ में आ गया होगा शायद। जैसे मान के चलिए ये आपके पास एक्स एक्स है, ये आपके पास वाई एक्स है, और ये आपके पास है जेड एक्स है, और जेड एक्स है वो इस प्रकार से कागज के तल के लंबवत बाहर की तरफ है, तो इसको मैं इस प्रकार से डॉट से दिखा देता हूँ, डॉट से, यानी इस प्रकार से यूँ बाहर की तरफ आपकी तरफ। यहाँ पर अपने पास इस प्रकार से कोई भी पार्टिकल है, ठीक है ना। अब इस पार्टिकल से मिलने के लिए आपको एक्स एक्स पे कितना चलना पड़ता है एक्स, तो वाई एक्स पे कितना चलना पड़ता है वाई, ठीक है ना, या वाई हो गया। अब आपकी जो जेड एक्स है वो किधर की तरफ हो जाएगी, कागज के तल की लंबवत बाहर की तरफ, यूँ बाहर की तरफ होगी। और यदि जेड एक्स से लंब दूरी ज्ञात करनी है तो जेड एक्स से लंब दूरी कितनी रहेगी, ये हो जाएगी, ठीक है ना। ये आपके पास आर हो गया, इस आर को अपन क्या बोल सकते हैं अभी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट हो जाएगा। तो अगर आपको जेड एक्स से लंब दूरी ज्ञात करनी है तो इस स्थिति में एक्स और वाई दोनों का स्क्वायर करके जोड़ के अपन रूट कर देंगे, ठीक है ना। तो कणों के निकाय का जड़त्व कोण किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है ये आप अच्छी तरह से समझ चुके हैं, नोट करें इसको आप। चलो इसके बाद में एक बार अपन ये देखते हैं कि किसी भी दृढ़ पिंड का जड़त्व कोण किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, और दृढ़ पिंड का जड़त्व कोण ज्ञात करना सीखने के बाद में अपन क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना। तो अब तक शायद ये तो आपको पता चली होगा कि जड़त्व कोण क्या होता है। देखो ध्यान से, थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में और आपको बता देता हूँ। देखो ध्यान से, जैसे मान के चलिए ये आपके पास कोई धरातल है, इस धरातल के ऊपर इस प्रकार से ये कोई भी ब्लॉक रखा हुआ है। अब इस ब्लॉक पर अपन जब तक बल नहीं लगाएंगे तब तक ये क्या रहेगा, रेस्ट में रहेगा। अब ये रेस्ट में, तो जब तक अपन बल नहीं लगाएंगे तब तक ये रेस्ट में रहेगा, ठीक है ना। और जैसे अपन क्या कहते हैं इस पर बल लगा दिया तो बल लगाते ये क्या कर देता है, गति स्टार्ट कर देता है। क्या स्टार्ट कर देता है, गति। तो जिस प्रकार से इसको गति करवाने के लिए अपने को क्या लगाना पड़ता है, बल लगाना पड़ता है। यानी ये क्या करता है, अपनी गति का विरोध करता है। ये रेस्ट में तो रेस्ट में रहना चाहता है, और गति का विरोध करने का ये जो गुण है इसी को अपन क्या बोलते हैं, जड़त्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जड़त्व। और इसी प्रकार से मान के चलिए ये आपके पास कोई पहिया है और इसको मैंने यहाँ से क्या करके अभी फिक्स करके, ठीक है ना। और फिर उसके बाद अपन क्या करते हैं, देखिए ध्यान से देखो, जब तक इस पर अपन बलागुण नहीं लगाते हैं तब तक तो ये रेस्ट में रहेगा, और जैसे अपन क्या करते हैं इस पर बलागुण लगाते हैं तो वैसे ये क्या करता है, घूमने लग जाता है। तो इसको घुमाने के लिए अपने को बाहर से बलागुण लगाना पड़ता है। और बलागुण लगाना पड़ता है क्यों, क्योंकि ये घूर्णन स्थिति में परिवर्तन का विरोध करता है, और किसी भी वस्तु के द्वारा अपनी घूर्णन स्थिति में परिवर्तन का विरोध करने का जो गुण है उसी को अपन क्या बोलते हैं, जड़त्व गुण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जड़त्व गुण, ठीक है ना। तो जड़त्व रेखीय गति के लिए और जड़त्व गुण क्या होता है, घूर्णन गति के लिए होता है, ठीक है ना। तो ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद अपन देखते हैं दृढ़ पिंड का जड़त्व गुण। ये अपन कैसे निकालते हैं, जैसे मान के चलिए ये आपके पास कोई भी एक पिंड है, ये कोई भी दृढ़ पिंड है, रिजिड बॉडी है, ठीक है ना। और ये आपके पास कोई भी इस प्रकार से गुणनक है। अब ध्यान से देखना, देखो यहाँ पे जो रिजिड बॉडी, इस रिजिड बॉडी को अपन कई सारे अल्पांशों से मिलकर के बना मान सकते हैं। तो इसके अंदर अपन इस प्रकार से कोई भी एक अल्पांश है वो अपन कंसीडर कर लेते हैं। ये अपन एक छोटा सा अल्पांश बना दिया। इस अल्पांश का जो द्रव्यमान है वो कितना देगा आपके पास है, डीएम। और इस अल्पांश की गुणनक से जो लंब दूरी है वो लंब दूरी कितनी देगी आपके पास, आर हो जाएगी। तो यहाँ पे इस अल्पांश को अपन एक पार्टिकल मान सकते हैं। इस पार्टिकल का द्रव्यमान कितना देगा आपके पास है, डीएम। और इसकी गुणनक से लंब दूरी कितनी देगी आपके पास, आर। इस आर का अपन क्या करेंगे, स्क्वायर। तो डीएम इंटू आर स्क्वायर, इसी को अपन क्या बोल सकते हैं, डीआई बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, डीआई। ये तो अल्पांश का जड़त्व गुण हो गया। और अगर आपको संपूर्ण पिंड का जड़त्व गुण ज्ञात करना, आई ज्ञात करना है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डीएम इंटू आर स्क्वायर का अपन क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। तो अगर अपन इसका इंटीग्रेशन कर दिया तो अपने को इस संपूर्ण पिंड का जड़त्व गुण मालूम हो जाएगा, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आपकी समझ में अच्छे से आ गया होगा। चलो इसके बाद नेक्स्ट अपन देखते हैं, देखो से क्वेश्चन है कि सेंट्रोमास से गुजरने वाली लंबवत
अक्ष के सापेक्ष जड़त्व गुण ज्ञात करना है अभी। ये तो आपके पास पार्टिकल रहेगा जिसका द्रव्यमान कितना देगा आपके पास m, और ये 2m, और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है ये कितना देगी आपके पास r हो जाएगी। तो ऑब्वियसली सेंट्रोल मास और 2m की तरफ शिफ्टेड होगा, तो ये आपके पास सेंट्रोल मास मान लो। तो यहाँ से गुजरने वाली ये जो अक्ष है, इस अक्ष के प्रति आपको क्या करना है, जड़त्व गुण ज्ञात करना है। इस अक्ष के प्रति आपको क्या करना है, जड़त्व गुण ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। देखो ये वाली डिस्टेंस आपके पास कितनी देगी, r, या इसको अपन क्या बोल सकते हैं, r1 बोल सकते हैं, और इसको अपन क्या बोल सकते हैं, r2 बोल सकते हैं, ठीक है ना। अब r1 और r2 इन दोनों की कैलकुलेशन अपन कर सकते हैं। एक बार अपन इसको x मान लेंगे, तो अपन क्या करेंगे भी m इंटू एक्स बराबर 2m इंटू r माइनस एक्स, तो r1 आ जाएगा। तो सॉल्व करने पर यहाँ पर आपके पास r1 बराबर कितना देगा भी, ये आप कर लेना m2r बटे m1 प्लस क्या देगा m2। इसी प्रकार से आपके पास जो r2 है वो क्या देगा आपके पास m1r अपॉन m1 प्लस m2 आ जाएगा, ठीक है ना। और ये आपके पास सेंट्रोल मास है, तो अगर आपको निकालना ICOM तो क्या बन जाएगा आपके पास m1r1 स्क्वायर और प्लस क्या होता है आपके पास m2r2 स्क्वायर। तो m1r1 कितना देगा आपके पास m2r बटे m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, और प्लस क्या देगा आपके पास m2, और ये आपके पास m1r अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। अगर इसको आप सोल्व कर देंगे, कैलकुलेशन आपको करनी आती है, तो ICOM बराबर कितना देगा आपके पास में, सोल्व करोगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा m1 m2 बटे m1 प्लस m2 इंटू क्या देगा r स्क्वायर। यहाँ पर आपके पास m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, म्यू लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, म्यू। तो ये आपके पास हो जाएगा म्यू इंटू r स्क्वायर। अब कोई यहाँ पर आपको ये बोले कि यहाँ पे म्यू क्या है, तो म्यू होता है बच्चों सम्मानित द्रव्यमान, रिड्यूस्ड मास। तो लिख देता हूँ मैं ध्यान से, म्यू बराबर होता है आपके पास है सम्मानित द्रव्यमान, या इसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं रिड्यूस्ड मास बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिड्यूस्ड मास, ठीक है ना। ये चीज होगी। तो एक ये वाला क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसका जो रिजल्ट है वो आप ध्यान में रख सकते हैं। द्रव्यमान के अंदर से पास होने वाली अक्ष के सापेक्ष जड़त्व गुण कितना होता है, I इक्वल टू कितना म्यू इंटू r स्क्वायर, और म्यू बराबर क्या होता है m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 होता है, ठीक है ना। तो अब ध्यान से यहाँ पे m1 कितना देगा आपके पास में, आप निकाल सकते हैं ICOM। m1 कितना देगा आपके पास m, m2 कितना देगा आपके पास 2m अपॉन क्या देगा आपके पास m प्लस 2m इंटू r स्क्वायर। तो ये आपके पास में कितना बन जाएगा, ध्यान से ये बन जाएगा आपके पास 2m स्क्वायर अपॉन कितना देगा आपके पास 3m, तो 2m r स्क्वायर अपॉन क्या देगा आपके पास 3। ये आपके पास आंसर आ गया, ठीक है ना। तो ये वाला फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है अभी, ठीक है, करें इसको नोट। चलिए बच्चों, इसके बाद में जड़त्व कोण पर आधारित अपन दो क्वेश्चंस देखते हैं। तो दोनों क्वेश्चन काफी अच्छे हैं, एकदम बिल्कुल इन्फॉर्मेटिव है। तो इनसे अपने को जड़त्व कोण के बारे में काफी कुछ सीखने को मिलेगा कि जड़त्व कोण किस प्रकार से अपन कैलकुलेट करते हैं, ये अपने को यहीं से मालूम चलेगा अभी। तो देखिए ध्यान से, दी की सभी अक्षों के सापेक्ष जड़त्व कोण ज्ञात करो। सबसे पहले अपन देखते हैं ध्यान से, ये अपने पास कोई भी एक समबाहु त्रिभुज है, और इस समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा उसकी लंबाई कितनी देगी आपको a देगी। तो ये भी कितनी देगी आपके पास a, ये भी आपके पास a, और इसको भी अपन क्या बोल देंगे, a बोल देंगे। प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी देगी a। इसके तीनों कोनों पर m m m द्रव्यमान के 3 पार्टिकल्स रखे हुए। तो ये तो आपके पास पहली एक्स हो जाएगी, ये दूसरी एक्स हो जाएगी, इसी प्रकार से ये आपके पास तीसरी एक्स हो जाएगी, ये चौथी एक्स हो जाएगी, और ये पांचवी एक्स हो जाएगी। तो हर एक्स के सापेक्ष आपको क्या करना है, जड़त्व कोण ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे इसके सापेक्ष, पहली एक्स के सापेक्ष I1 बराबर, बात सुनना भाई, देखो 1 कौन सी एक्स हो जाएगी, ये वाली एक्स हो जाएगी, यानी द्रव्यमान के अंदर से गुजरने वाली तथा तल के लंबवत अक्ष ये वाली एक्स होगी। अब इस अक्ष से इस पार्टिकल की, इस पार्टिकल की और इस पार्टिकल की तीनों की जो लंबवत दूरी है वो क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो लंबवत दूरी अपन इस प्रकार से यूं लिख देंगे, देखो इसको मैंने इस प्रकार से यूं मिला दिया डॉटेड लाइन से, ठीक है ना। डॉटेड लाइन से अगर मैं यूं मिला दूंगा तो ऑब्वियसली ये वाला एंगल कितना देगा आपके पास 30 डिग्री, कितना देगा 30 डिग्री। अब ये अगर आपके पास ए है तो ऑब्वियसली यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितना देगी, a/2 देगी, कितना देगी a/2, ठीक है ना। तो ये तो आपके पास क्या देगा अभी, आधार, सॉरी ये तो आधार हो गया, और ये आपके पास कर्ण हो गया। तो आधार और कर्ण के बीच में संबंध अपन किससे निकालते हैं, ये वाली डिस्टेंस आपके पास r होगी। तो आधार और कर्ण में संबंध अपन किससे निकालते हैं, cos थीटा से। तो यहाँ से आपके पास है cos 30 बराबर कितना होता है, √3/2, और आधार कितना देगा आपके पास मतलब a/2, और कर्ण कितना देगा आपके पास r हो जाएगा। यहाँ से आपके पास r बराबर 2 से 2 को काट दो, तो r बराबर कितना देगा आपके पास a/√3, ये आपके पास r हो गया, ठीक है ना। अब सुनना ध्यान से देखो, इस पहली एक्स से इस पार्टिकल की लंबवत दूरी आपके पास आ गई a/√3। तो I1 बराबर द्रव्यमान कितना देगा इसका बताओ m, और डिस्टेंस कितना देगा आपके पास a/, ये आपके पास √3 का होल स्क्वायर। इस पार्टिकल का अगर आप जड़त्व कोण ज्ञात करोगे तो भी कितना देगा m इंटू a/√3 का होल स्क्वायर, और इसका भी कितना देगा m इंटू a/√3 का होल स्क्वायर। तो या तो आप तीनों के लिए अलग अलग निकाल करके आप जोड़ें, और या फिर आप किसी एक पार्टिकल के लिए जड़त्व कोण निकाल करके उसका 3 गुना कर दें। तो अपन क्या करेंगे, इसका गुना कर देंगे अपन 3, तो √3 का स्क्वायर कितना देगा 3, और 3 से 3 कट जाएगा, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा m²। इसी प्रकार से अपन यहाँ पे कैलकुलेट करने जा रहे हैं बेटा, देखो ध्यान से I2 बराबर, ये दूसरी एक्स होगी। अब दूसरी एक्स कौन सी एक्स है, यहाँ पे एक कोने से गुजरने वाली और तल की लंबवत ये बाहर की तरफ आ रही है, इस प्रकार से यूं अक्ष आ रही है। जैसे मैंने मार्कर लगा रखा ना, इस प्रकार से यूं अक्ष अभी बाहर की तरफ आ रही है, यूं, ठीक है ना।
तो यार ये वाला जो पार्टिकल है, ये वाला पार्टिकल इस अक्ष पर स्थित है, तो इसकी तो लंब दूरी कितनी देगी 0, तो इसकी तो अपन लिखते हैं m इंटू लंब दूरी कितनी देगी 0, 0 का स्क्वायर प्लस इस पार्टिकल का द्रव्यमान कितना देगा आपके पास m, और इसकी यहाँ से जो डिस्टेंस है वो कितना देगा a, तो ये आपके पास a स्क्वायर, इसका द्रव्यमान कितना देगा आपके पास m, और लंब दूरी कितनी देगी आपके पास बताओ a, तो a स्क्वायर, तो ये आपके पास क्या देगा 2m a स्क्वायर, ठीक है ना, ये I2 आ गया भाई। इसके बाद अपन बात करते हैं कि इसकी I3 की बात करते हैं, तीसरी अक्ष की सापेक्ष। तो ध्यान से देखना, तो तीसरी अक्ष है वो एक भुजा से गुजर रही है, भुजा से गुजरी तो ये वाला m और ये वाला m, ये तो दोनों इसी अक्ष पर आ गए, तो इसकी और इसकी अक्ष से लंब दूरी कितनी देगी 0, तो पहले का भी 0, दूसरे का भी कितना देगा 0, तीसरे का कितना देगा m। अब ध्यान से देखना, तो ये आपके पास अक्ष आ चुकी है, ये अक्ष, इससे अपन क्या करेंगे, इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, लंब डाल देंगे, और ये वाली लंबाई अगर आप निकालोगे तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ ये कितना देगा आपके पास √3a/2 आ जाएगा, कितना देगा √3a/2, तो m इंटू कितना देगा आपके पास √3a/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आपके पास I3 बराबर सोल्व करेंगे तो क्या देगा आपके पास 3ma²/4। इसके बाद अपन बात करते हैं I4 की बात करते हैं। चौथी अक्ष कौन सी देगी भी, ये वाली अक्ष, तो ये वाली अक्ष क्या देगी भी, एक कोने और सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु से गुजरने वाली तल में स्थित अक्ष होगी, तो इस अक्ष के सापेक्ष। अब सुनो, इस अक्ष से इसकी लंब दूरी कितना देगी a/2, इसका कितना देगा आपके पास m इंटू a/2 का होल स्क्वायर, इसकी इससे लंब दूरी भी कितना देगी a/2, तो m इंटू a/2 का होल स्क्वायर प्लस ये वाला पार्टिकल तो इसी अक्ष पर स्थित हो गया, इस अक्ष पे आ रहा है, इसका जड़त्व कोण कितना देगा आपके पास है 0, तो बराबर ma² प्लस ma², इसको अपन क्या लिख सकते हैं ma², ये आपके पास 2 हो गया। और इसके बाद में पांचवी और लास्ट, इसको अपन बोल सकते हैं I5, ये आपके पास I5 बराबर क्या बन जाएगा देवदान से, इस पांचवी अक्ष के सापेक्ष, तो इस अक्ष से इसकी लंब दूरी क्या हो जाएगी आपके पास ये, और ये अगर √3a/2 तो ये भी कितना देगा √3a/2, और ये भी कितना देगा आपके पास √3a/2। तो इस पार्टिकल का जड़त्व कोण कितना देगा आपके पास बताओ m इंटू ये आपके पास √3a/2 का होल स्क्वायर, और इस अक्ष के सापेक्ष इसका भी कितना देगा इतना ही, इसको आप गुणा 2 से कर सकते हो, प्लस पांचवी अक्ष है इस पर तो ये स्थिति है ना, इसका जड़त्व कोण कितना देगा आपके पास है 0। इन सबको अगर अपन जोड़ देते हैं तो ये आपके पास हो जाएगा 3ma²/4 इंटू 2, तो 3ma²/2 बन जाएगा, तो 3/2 इंटू क्या देगा आपके पास ma², ये बात होगी, ठीक है ना। चलो इसी श्रृंखला में अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं। m1 m2 m3 आपको दे रखे हैं, ix iy iz ये आपको ज्ञात करना है, और तीनों पार्टिकल्स उनके x y और z कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे हैं अभी, ठीक है ना। तो यार ये तो मैंने आपको बता ही रखा है कैसे करते हैं। देखो सबसे पहले अपन निकालते हैं ix बराबर m1 कितना देगा आपके पास 1, अब x की अगर अपन बात करते हैं 2 का स्क्वायर कितना देगा 4, 3 का स्क्वायर कितना देगा 9, 2 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, सोल्व कर देना आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से iy बराबर m1 कितना देगा 1, तो y की बात करते हैं तो x और z 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर कितना देगा 4, 2 का स्क्वायर 4, 3 0 का स्क्वायर कितना देगा 0, 1 का स्क्वायर कितना देगा 1, इन सबको जोड़ देना आंसर आ जाएगा। और इसी प्रकार से आपके पास iz बराबर ध्यान से 1 z की बात करें तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर कितना देगा आपके पास है 4, 2 का स्क्वायर कितना देगा 4, 1 का स्क्वायर 1, 3 0 का स्क्वायर कितना देगा 0, 1 का स्क्वायर कितना देगा आपके पास 1, इन सबको अगर अपन जोड़ देते हैं तो इस स्थिति में अपने पास आंसर आ जाएगा। और आंसर किस में आ जाएगा भी mr² यानी किलोग्राम इंटू क्या होता है मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है ना। तो ध्यान से देखना, देखो जड़त्व गुण है, जड़त्व गुण के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। जड़त्व गुण कैसी राशि है, जड़त्व गुण किस पे डिपेंड करता है, जड़त्व गुण डिपेंड करता है एक तो द्रव्यमान पे डिपेंड करता है, m पे डिपेंड करता है, और एक r² पे डिपेंड करता है। r क्या होता है, द्रव्यमान का वितरण होता है। द्रव्यमान को आपने अक्ष से कितनी दूरी पर रखा है, जितनी ज्यादा डिस्टेंस आप रखोगे ना, वितरण आप जितना ज्यादा बढ़ोगे ना, जड़त्व गुण का मान उतना ही ज्यादा हो जाएगा भाई, ठीक है ना। तो कणों के निकाय के लिए जड़त्व गुण कैसे निकालते हैं और इसके कॉरस्पॉन्डिंग 2 क्वेश्चंस हैं वो मैंने आपको करवा दिए हैं। और बेटा आज का लेक्चर अपन यहीं पे फिनिश करते हैं, और अगले लेक्चर पर जब अपन मिलेंगे तो विभिन्न प्रकार के जो आपके पास दर्द पिंड होते हैं, उन दर्द पिंडों के लिए जो जड़त्व गुण है वो कितना होता है वो अपन निकालेंगे। और उसके बाद में दो अलग अलग प्रकार के जो दो या दो से ज्यादा अलग अलग प्रकार के जो पिंड है उनको जोड़ने से जो जड़त्व गुण है वो कितना प्राप्त होता है ये भी अपन पढ़ेंगे। और जड़त्व गुण से संबंधित 2 प्रमेय होती है, एक तो समांतर अक्षों की प्रमेय और एक लंब अक्षों की प्रमेय, ये अपन पढ़ेंगे। और गुणन त्रिज्या क्या होती है ये अपन पढ़ेंगे, ठीक है ना बच्चों। तो